हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी तैयारी में मग्न होंगे। तो आज लेकर के आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, है ना। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ एजुकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। आज लेकर के आए हैं यूनिट 1 का कंप्लीट रिवीजन, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, है ना। उससे क्या होगा कि रिवीजन हो जाएगा, क्या पढ़े हैं हम लोग। एक ही वीडियो में कभी मन करेगा तो एक ही वीडियो में आप देख लीजिएगा, पूरा यूनिट आपका कंप्लीट हो सकता है ना। इसमें हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे और जो जरूरत है उसको हम डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है। ये रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपको तो पता ही, रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस ही हम फॉलो करते हैं। और ऐसे 2 वर्षीय बीएड करिकुलम जो जहाँ भी है वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट होगा, है ना। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आपको तो पता ही है, कोर्स 2 का ही हम अभी स्टार्ट कर किए हुए हैं, कोर्स 2 ही पढ़ा रहे हैं, है ना, समकालीन भारत और शिक्षा। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या, वो देख लीजिए। इंट्रोडक्शन यानी कि एजुकेशन क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का अर्थ क्या है। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की परिभाषा क्या है ना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, है ना, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का क्षेत्र क्या क्या है, शिक्षा की प्रकृति क्या क्या है ना। उसके बाद शिक्षा की प्रकृति के बाद शिक्षा के कार्य क्या है ना, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के प्रकार क्या है ना, किस प्रकार कितने प्रकार के शिक्षा होते हैं, है ना। उसके बाद है शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष, कंक्लूजन, है ना। आइए पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करें आगे। अब शिक्षा क्या है, व्हाट इज एजुकेशन। तो जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस किया है, शिक्षा क्या है, गतिशील प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है ना। ये किसी भी व्यक्ति तथा सभ्य समाज के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए मनुष्य इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है, ताकि अपने जीवन में विकास की ऊंचाइयों को छू सके, है ना। मतलब शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग तरक्की कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग अपने जीवन में कुछ पा सकते हैं, है ना। समाज को कुछ सिखा सकते हैं, है ना। तो शिक्षा ही वह है जिस कारण हम लोग खुद को डेवलप कर पाते हैं, है ना। अपने अंदर जो शक्तियां होती है उसको हम लोग बाहर डेवलप करते हैं, उसको किसी ऐसे काम में लगाते हैं जहां उसका फायदा हो, है ना। तो ये क्या है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसे गतिशील प्रक्रिया बोलते हैं, यानी कभी ये नहीं रुकती है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक कभी नहीं रुकेगी, जन्म से लेकर के वो काम करते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, है ना। कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे औपचारिक रूप से हो या अनौपचारिक रूप से हो, हम लोग सीखते रहते हैं। शिक्षा को हम लोग निम्न बिंदुओं से भी समझ सकते हैं। शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान, कौशल, अनुभव और स्वस्थ दृष्टिकोण मिलता है ना। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, यानी कि मनुष्य का जो पर्सनालिटी होता है उसका डेवलपमेंट शिक्षा के माध्यम से ही होता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, यानी कि अंतर्निहित शक्तियां जो होती हैं बच्चे में, उसका विकास शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, सही बात है, पढ़ाई करते हैं तभी हम लोग को अच्छा रोजगार मिल पाता है ना। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने, समस्या समाधान करने और निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके चलते हम लोग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, होते हैं, है ना। मतलब कि हम लोग किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, किसी भी बात के लिए तो किसी का आदत होता है कि कोई भी काम किसी से पूछ के करना है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप समझ रहे हैं उस बारे में, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका आप सोल्यूशन खुद कर सकते हैं, है ना। आप डिसीजन ले सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास होता है, अर्थात शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है ना। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर विकास की संभावनाएं तलाश सकता है।
और समाज की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य कर सकता है, जिम्मेदारी ले सकता है ना। आप शिक्षित रहेंगे तभी तो आप किसी का भला सोच सकते हैं, समाज के सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है वो निकाल सकते हैं। तो ऐसे कैसे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है तो सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। अब बात करते हैं शिक्षा का अर्थ, है ना। तो शिक्षा का अभिप्राय आत्मज्ञान से शिक्षा का अभिप्राय आत्मज्ञान तथा आत्म प्रकाश के साधन के रूप में लिया जाता है ना। परंतु समय समय पर आवश्यकता अनुसार शिक्षा का अर्थ तथा महत्व बदलता रहा है ना। शिक्षा का महत्व अर्थ हमेशा चेंज होते रहता है ना। जिसका एरा है उस अकॉर्डिंग शिक्षा को यूज किया जाता है। लेकिन हम लोग 6 तरह से समझेंगे, 6 तरह से हम लोग समझेंगे। एक शाब्दिक अर्थ, मीनिंग, वर्बल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, संकुचित अर्थ, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, व्यापक अर्थ, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, विश्लेषणात्मक अर्थ, एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, आधुनिक अर्थ, मॉडर्न मीनिंग ऑफ एजुकेशन, और परिभाषी अर्थ, परिभाषा से समझेंगे, है ना। चलिए शिक्षा का शाब्दिक अर्थ पहले देखते हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ दो दृष्टिकोण से हम लोग समझेंगे, एक इंडियन पर्सपेक्टिव से और एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से, है ना। भारतीय दृष्टिकोण में क्या है और पाश्चात्य दृष्टिकोण में क्या है। भारतीय दृष्टिकोण में शिक्षा दो शब्दों से बना है ना। शिक्षा दो शब्दों से बना है। पहला शब्द है शिक्ष धातु, जिसका अर्थ है सीखना, संस्कृत का वर्ड है, ठीक है, अथवा ज्ञान प्राप्त करना या अध्ययन करना, तथा दूसरा है साक्ष, जिसका अर्थ है अनुशासन में रखना या नियंत्रण में रखना तथा निर्देश देना। इससे क्या हुआ, इसमें शिक्ष धातु में क्या किया गया, एक प्रत्यय जोड़ दिया गया है ना। और प्रत्यय लगाने से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका तात्पर्य है सीखना या सिखाना, मतलब सीखना भी और किसी को सिखाना भी। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा के समानार्थक शब्द के रूप में विद्या को प्रयुक्त किया जाता है, जो संस्कृत के विद धातु से बना है ना, जिसका अर्थ है जानना अर्थात ज्ञान प्राप्त करना। तो शिक्षा की जगह हम लोग विद्या भी यूज करते हैं ना, विद्या ग्रहण करना है, करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो अब आते हैं वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से। तो शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी पर्याय है, हिंदी अर्थ है, मतलब कि अंग्रेजी का जो एक वर्ड है एजुकेशन, एजुकेशन जिसका हिंदी मीनिंग है शिक्षा, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से माना जाता है ना। जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से माना जाता है। पहला है एडुकेटम, दूसरा है एडुसियर और तीसरा है एडुकेयर, है ना। तो एडुकेटम जिसका अर्थ है शिक्षित करना, पढ़ाना या सिखाने की एक प्रक्रिया, है ना। और एजुसियर के मतलब है विकसित करना या बाहर निकालना। विकसित करना मतलब किसको, किसी मनुष्य के अंदर जो शक्तियां हैं जो है उसको विकसित करना। एजुकेट का मतलब है शिक्षित करना, लोगों को शिक्षित करना। लेकिन लेकिन क्या है कि मेनली एजुकेशन की शब्द की उत्पत्ति एडुकेटम को ही माना जाता है। मेन जो है वो कौन है, एडुकेटम, जिसका अर्थ है शिक्षित करना, पढ़ाना या सिखाने की प्रक्रिया। एजुकेशन शब्द की रचना भी 2 शब्दों से हुई है। एजुकेशन शब्द की रचना भी 2 शब्दों से हुई है। पहला है ई और दूसरा है डूको, लेकिन ई को प्रोनाउंस करते हैं ए, है ना। ई को ए बोलते हैं और डूको को मिलने से, दोनों को मिलने से हुआ है। ए का अर्थ है अंदर से, मतलब कि मनुष्य के अंदर से, है ना। तथा डूको का अर्थ है अग्रसर करने या आगे बढ़ना, मतलब कि आगे बढ़ना, तरक्की करना, है ना। इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों या गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करने की क्रिया से है ना। इस प्रकार शिक्षा को बोल सकते हैं कि यह बच्चों में अंतर्निहित शक्तियों या गुणों को विकसित करने की एक प्रक्रिया है, जिससे उसका सर्वांगीण विकास होता है। संकुचित अर्थ में शिक्षा संकुचित अर्थ से अभिप्राय विद्यालय शिक्षा से, मतलब जो हम लोग शिक्षा विद्यालय में ग्रहण करते हैं, स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा जो टीचर के द्वारा दिया जाता है, आपको पाठ्य पुस्तक के द्वारा दिया जाता है, जिसमें एक निश्चित करिकुलम होता है और निश्चित एक विधियां होती है, निश्चित करिकुलम होता है, शिक्षण विधियां होती है, पाठ्य पुस्तक सिलेबस होता है ना।
निश्चित, उसके अलावा आपको वहां पे कुछ नहीं दिया जाएगा। जीएस थॉमसन ने कहा था इस बारे में कि शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार के आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है ना। शिक्षा की प्रक्रिया से क्या होता है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। वो क्या कैसा परमानेंटली होता है, टेम्पररी नहीं होता है, परमानेंटली होता है। जेस मैकेंजी ने कहा, संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतना पूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है ना। यानी कि डेवलप करने के लिए जो भी हम लोग कोशिश करते हैं वो वही शिक्षा है। शिक्षा का व्यापक अर्थ, वाइडर मीनिंग में बोले तो शिक्षा वाइडर मीनिंग में क्या होगा, शिक्षा का अर्थ उन सभी अनुभवों से है जो बालक विभिन्न परिस्थितियों में अर्जित करता है ना, किसी भी परिस्थिति में वो अर्जित कर रहा हो, वही शिक्षा है। इसके अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया। ऐसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक सीमित नहीं रहती है, अपितु जिसके भी संपर्क में आकर बालक जो कुछ भी सीखता है वह शिक्षा के अंतर्गत आता है। मतलब हम अगर कहीं जाते हैं, किसी से भी कुछ सीखते हैं, वो भी शिक्षा ही होता है ना। बालक जब जन्म लेता है तो वह असहाय शिशु होता है, उसी अवस्था से ही उसकी सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना। जैसे ही जन्म लेता है बच्चा सीखने लगता है ना। हाथ पैर मारता है, उसके बाद सर को टाइट करता है, गर्दन टाइट करता है, उसके बाद बॉडी को अपना बॉडी को बैलेंस करता है, फिर पैर बैलेंस करता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, हर दौड़ना सीखता है, फिर आगे जो भी अब तो हर परिवेश में, जैसा परिवेश में है, बोलना सीखता है ना। तो सब कुछ सीखता है वो व्यक्ति। सजीव, निर्जीव, जीव जंतु, पौधे, पुष्प आदि सभी से कुछ न कुछ सीखता है तथा यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यापक अर्थ में शिक्षा को किसी समय, स्थान, व्यक्ति विशेष या पाठ्यक्रम से नहीं बांधा जा सकता है, बल्कि यह मुक्त प्रक्रिया के रूप में है ना। यह मुक्त प्रक्रिया है, कहीं से भी कुछ सीख सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। जेस मैकेंजी ने कहा है, व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है ना। डम्बिल ने कहा है, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, है ना। और शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, तो शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ में आ जाएगा, शिक्षा शब्द इतना बहुअर्थी कि इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की जा सकती है ना। इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की जा सकती है, कोई इसकी सीमा नहीं है। शिक्षा के अर्थ को और अधिक समझने के लिए शिक्षा शब्द के विश्लेषण करना आवश्यक है। तो इसमें इसका डिटेल्स वीडियो तो है, डिटेल्स वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ पॉइंट डिस्कस करेंगे, है ना, ताकि आपको आपका रिवीजन हो सके, आपको याद हो सके, है ना। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है ना। शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे समाज से कुछ न कुछ सीखता है ना। शिक्षा बच्चा समाज में रहकर सीखता है, समाज के वातावरण में सीखता है। दूसरा है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि यह जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जहां पे बच्चा कुछ न कुछ सीखता ही रहता है हमेशा, है ना। स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में। द्विमुखी मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है ना। दोनों के बीच में अंतर क्रिया होती है, वहां पे एजुकेशनल प्रोसेस किया जाता है ना। मतलब कि शिक्षक के पास जो अनुभव है, जो ज्ञान है, वो स्टूडेंट को ट्रांसफर करता है ना। और स्टूडेंट क्या करता है, जो शिक्षक के पास ज्ञान है उसको वो ग्रहण करता है ना। बाइपोलर प्रोसेस बोलते हैं इसमें। शिक्षक और स्टूडेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में। अब ये क्या है त्रिमुखी प्रक्रिया, देखिए ये और जो द्विमुखी प्रक्रिया है वो क्या है, शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में अंतर क्रिया करता है ना। और इसमें जॉन डेवी ने क्या कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा का जो वातावरण होता है वो सोसाइटी होता है ना। सोसाइटी से ही हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, सोसाइटी के माध्यम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचर, स्टूडेंट एंड सोसाइटी। सोसाइटी को करिकुलम के रूप में दिखाया जाता है, मतलब करिकुलम जो होता है हमारा वो सोसाइटी को ध्यान में रख करके ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे शिक्षक और छात्र के बीच में अंतरक्रिया होती है, लेकिन उसका माध्यम क्या होता है,
करिकुलम होता है, यानी कि सोसाइटी होता है। और शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज ए मल्टीपोलर प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि एजुकेशन कहीं से भी, स्कूल से लिए तो स्कूल ठीक है, कोई बात नहीं, सोसाइटी से लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर से भी ले रहे हैं, मैगजीन से भी ले रहे हैं, टीवी से भी ले रहे हैं, समाचार पत्र, कहीं से भी एजुकेशन ले रहे हैं, वो बहुमुखी प्रक्रिया का हो गया है ना। आगे चलते हैं शिक्षा का आधुनिक अर्थ। शिक्षा का आधुनिक अर्थ में क्या है, हम लोग समझेंगे। इसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है इसको, कि आज हम ये कोर्स करेंगे तो ये डिग्री मिल जाएगी, इससे हमको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा, अच्छा पैसा कमाएंगे, है ना। इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है, हकीकत यही है, इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि शिक्षा में आज समाज जो भी निवेश कर रहा है उसका मकसद भविष्य के आदर्श नागरिक तैयार करना है। मतलब आज हम जो भी निवेश कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको भविष्य में चाहिए, यही मेन मकसद होता है। आधुनिक समाज में जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, रूढ़िवादियों के बंधन को तोड़ा जा रहा है ना, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा की अवधारणा भी परिवर्तित है। परंपरागत में क्या था, ट्रेडिशनल में पढ़ना लिखना और गणित का शिक्षा बेसिक, है ना, 3 आवर्स पर बल दिया जाता था। परंपरागत में क्या है, 3 आवर्स पर ही बल दिया जाता था कि पढ़ना सीख जाए, लिखना सीख जाए और बेसिक गणित सीख जाए। लेकिन अब वो चीज नहीं रहा, है ना। अब पढ़ने लिखने के साथ साथ अब इसको रोजगार भी चाहिए, है ना। परंतु प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आने से उपयुक्त शिक्षा की अवधारणा में बदलाव आया है, जिसमें पढ़ना लिखना तथा गणित के ज्ञान के साथ साथ उत्तरदायित्वों, अधिकार, कर्तव्य तथा साथ साथ रहने की कला का विकास करना आवश्यक है, नहीं तो जिंदगी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ना। तो शिक्षा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की परिभाषा भी दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक भारतीय दृष्टिकोण से, दूसरा पाश्चात्य दृष्टिकोण से। तो भारतीय दृष्टिकोण में क्या है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में कहा गया है, शिक्षा मनुष्य को आत्मविश्वासी तथा स्वार्थहीन बनाती है ना। मनुष्य क्या होता है, मनुष्य को आत्मविश्वासी तथा स्वार्थहीन, मतलब कि सेल्फलेस, मतलब कि अपने बारे में ही नहीं सोचना है केवल, सबको समाज के बारे में भी सोचना है। उपनिषद में लिखा गया है, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है, मतलब कि मोक्ष प्राप्ति, है ना, जो हम चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य में पूर्व से स्थित दैवी प्रवृत्ति का प्रत्यक्षीकरण है ना। हमारे अंदर जो पहले से शक्तियां मौजूद हैं उसी को बाहर निकालना, उसी को विकसित करना। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के विकास से है। मतलब कि बालक के अंदर, बालक के शरीर, मन तथा आत्मा में जो भी शक्तियां निहित हैं उसी को विकसित करना है ना। अब आते हैं हम लोग पाश्चात्य दृष्टिकोण में, यानी कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में। तो सुकरात ने लिखा है, शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होते हैं, यानी कि हर एक बच्चा के अंदर जो विचार हैं, जो दिमाग में उसके विचार हैं, उसको क्या करना है, प्रकट करना है ना, बाहर निकालना है। अब फ्रोवेल ने कहा, शिक्षा एक प्रक्रिया है, यानी शिक्षा एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से बालक की अंतर शक्तियों को बाहर लाया जाता है ना। एक प्रोसेस के माध्यम से उसके शक्तियों को बाहर लाया जाता है। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार शिक्षा मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। टीपी नंद ने कहा है, शिक्षा व्यक्ति की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, यानी कि व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है उसको पूर्ण रूप से विकसित करता है, जिससे कि वह अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान कर सके, है ना। कांट के ने कहा है, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसमें उसमें क्षमता है, जिसकी उसमें क्षमता है, यानी जो आपकी कैपेबिलिटी, जो आपकी एबिलिटी है उसको डेवलप करना है ना, पूरी तरह से, है ना। यानी कि कोई किसी काम, मतलब कि मान लीजिए छोटा सा मैकेनिक का काम कर सकता है, तो अच्छी तरह से उसको बनना है ना। एडिसन के अनुसार जब शिक्षा मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करती है तब वह उसके प्रत्येक दृश्य, गुण और पूर्णता को बाहर लाकर प्रकट कर देती है ना। जब भी आप कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं और उससे आप प्रभावित हैं, तब क्या होता है, आपके अंदर जो भी गुण है वो पूरी तरह से बाहर आ जाता है, आता है ना। ब्राउन ने कहा, शिक्षा चैतन्य रूप में नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं और व्यक्ति के द्वारा समाज में किए जाते हैं, है ना। ड्राइवर के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें और जिसके द्वारा बालक को ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढाला जाता है ना, वही शिक्षा है।
अब शिक्षा का उद्देश्य, देखिए उद्देश्य और लक्ष्य दोनों लगता है कि सेम है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर है टेक्निकली। लक्ष्य क्या होता है कि अंतिम होता है वो लक्ष्य, लेकिन उद्देश्य क्या होता है वो चेंज होते रहता है। मान लीजिए किसी को कुछ बनना है तो उसके पीछे का उद्देश्य होगा, है ना। जब तक उसको प्राप्ति नहीं होता तब तक वो संतोष नहीं होगा। तो छोटा छोटा उद्देश्य होता है, छोटा 1 साल 2 साल में भी पा सकते हैं, लक्ष्य के लिए टाइम लग सकता है ना। तो उद्देश्य कह सकते हैं, उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है। क्या है? पूर्वदर्शित लक्ष्य, यानी पहले हम लोग इसको ठान लेते हैं हमको करना क्या है, जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है, तभी तो हम लोग उस प्रोसेस में जाते हैं, उस काम को करते हैं ताकि हम लक्ष्य तक पहुंच सके। उद्देश्य रहित शिक्षा शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को लक्ष्यहीन तथा उदासीन बनाती है ना। अगर आपके पास उद्देश्य ही नहीं है तो शिक्षा बेकार हो जाएगा, शिक्षा का लक्ष्य ही नहीं होगा, बिना लक्ष्य का हो जाएगा वो, है ना। मान लीजिए जैसे आपका कोई लक्ष्य नहीं तो पढ़ लिख कर क्या करेंगे, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। जो जैसे आज है वैसे कल रहेंगे। कोई एक लक्ष्य होता है, कोई गोल होता है, वहां तक पहुंचना है तो उसके लिए आप मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि आगे की जिंदगी आपकी अच्छी हो। हर कोई चाहता है कि मेरा नाम हो, भाई कौन नहीं चाहता है। लेकिन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हम लोग देखेंगे तो उद्देश्य तो बहुत है, लेकिन मुख्य उद्देश्य हम लोग देखेंगे वो 3 प्रकार की है। व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और राष्ट्र संबंधी उद्देश्य, है ना। मतलब कि व्यक्ति के प्रति उद्देश्य मतलब जो अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद सोसाइटी के लिए है, उसके बाद राष्ट्र के लिए यानी नेशन के लिए है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले व्यक्तिगत उद्देश्य। तो व्यक्तिगत उद्देश्य के बाद डिटेल्स वीडियो भी बना हुआ है उद्देश्य के बारे में, आप उसमें देख सकते हैं मेरा वीडियो में। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट केवल डिस्कस करेंगे, ठीक है। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य तात्पर्य शिक्षा द्वारा बालक के व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं और विशेषताओं के विकास को बल देना है ना। इसका उद्देश्य है कि उसका पर्सनल नीड क्या है, उस पर्सनल इंटरेस्ट क्या है ना, पर्सनल क्वालिटी क्या है, उसको हमको डेवलप करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य आते हैं। शारीरिक विकास का उद्देश्य यानी फिजिकल डेवलपमेंट तो होना चाहिए ना, तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो कैसे कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए अगर हर आए 3 4 दिन में बुखार आ रहा है आपको, तो क्या आप अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है मानसिक बौद्धिक विकास का उद्देश्य, है ना। अगर फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली फिट नहीं है तो भी दिक्कत है ना। उसके बाद है नैतिक या चारित्रिक विकास का उद्देश्य। पर्सनल में तो कैरेक्टर डेवलप भी करना शिक्षा का उद्देश्य है। अगर आपका अच्छा कैरेक्टर नहीं होगा तो क्या फायदा शिक्षा लेने का? आप शिक्षक ले लिए हैं और सबको गाली गलौज करते चल रहे हैं, वो तो क्या फायदा फिर? कोई आप किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, है ना। उसके बाद है आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, यानी जो भी कल्चरल है, जो रीति रिवाज है, उसको क्या करना है? डेवलप करना है। कौन बताएगा आपको? शिक्षा ही बताएगा ना। बहुत कुछ आप अपने घर में सिर्फ अपने लिए अपना अपना कल्चर से सीखते हैं, लेकिन दूसरे कल्चर के बारे में कहाँ सीखते हैं? सोसाइटी में सीखते हैं, या तो फिर स्कूल के माध्यम से सीखते हैं, शिक्षा के माध्यम से सीखते हैं, है ना। अब बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास का उद्देश्य। अब देखिए, अब मान लीजिए नए नए खोज हो रहे हैं, तो नए नए खोज एक दिन में तो होते नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको शुरू से ही बच्चे को तैयार करना पड़ेगा ना, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण डालना पड़ेगा उसके दिमाग में, है ना। तब जाकर के आगे चल करके वो कुछ कर सकता है। फिर नागरिकता की भावना का विकास का उद्देश्य, यानी कि नागरिकता मतलब जब तक आप अच्छा नागरिक नहीं बनेगा तब तक देश का भला नहीं होता। हर एक देश को क्या है? अच्छे नागरिकों की जरूरत होती है ना। अच्छे नागरिक ही होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आप अच्छा नागरिक नहीं बने तो हर आए दिन आपको समस्या आ रही, देश का भी नुकसान होगा, समाज का भी नुकसान होगा, है ना। यूनिटी नहीं होगा तो यूनिटी बनाना होगा, है ना। वातावरण के साथ अनुकूलन करने का उद्देश्य। तो अब देखिए हर जगह आप सेम इन्वायरमेंट तो रहेगा नहीं, तो क्या होगा? आपको इन्वायरमेंट के अनुकूल कैसे एडजस्ट करना है वो कौन बताता है? शिक्षा बताता है ना। उसके बाद है आर्थिक सक्षमता के विकास का उद्देश्य। मतलब आप देखिए, आप पढ़ लिख लिए तो आपको रोजगार भी तो चाहिए, चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आपका पेट नहीं है, आपको भूख नहीं लगती है, ऐसा तो नहीं है। आप दूसरे का काम करेंगे केवल तो आपका पेट भर जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं है। आपके आपका पर्सनल नीड है, आपके साथ साथ आपकी लाइबिलिटी भी है, कुछ है। वो कहाँ से आएगा? जब आपके पास पैसा होगा तब उस लाइबिलिटी को पूरा कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या होगा? आपको रोजगार चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए आपको, तभी आप कोई काम कर सकते हैं। उसके बाद है शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। समाज के प्रति उद्देश्य क्या है? सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, मतलब समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका विकास करना, समाजवादी समाज की स्थापना करना। आपका मतलब शिक्षा का एक
उद्देश्य है कि बच्चों में ऐसी भावनाएं विकसित की जाए जिससे वो एक अच्छे समाज की स्थापना कर सके, है ना, उसमें सुधार कर सके। सामाजिक बुराइयों का अंत करना, समाज में जितने भी बुराइयां फैली हुई हैं, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, उसको क्या करना है, उसको बच्चों को बताना है, ताकि और उसको कैसे हटाना है वो भी बच्चों को बताना है, ताकि वो बच्चा आज यहाँ से जब पढ़ करके निकले तो समाज में उस तरह के जो रूढ़िवादिताएं फैली हुई हैं उसको क्या करेगा, हटाने की कोशिश करेगा। सामाजिक उद्देश्य को व्यापक रूप से स्वीकार करना, मतलब कि आप समाज में रहते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है उसको आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ अपने तक सीमित रहेंगे तो कैसे होगा, नहीं। फिर जन शिक्षा का प्रसार करना, बल्कि प्रोपगेशन ऑफ मास एजुकेशन, मतलब कि सबको शिक्षित करना, है ना, सबको क्या करना है, शिक्षित करना। अगर आप शिक्षित हैं दूसरे को शिक्षित कीजिएगा तो ना शिक्षित होगा, नहीं तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ एक टीचर सबको शिक्षित कर सकता है, नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है समाज के प्रति कि आप समाज के लोगों को शिक्षित करें। उसके बाद आता है राष्ट्र संबंधी उद्देश्य। तो राष्ट्र संबंधी उद्देश्य भी कुछ कुछ है, जैसे बच्चों में भावात्मक एकता का विकास करना, यानी कि क्या है कि जब तक बच्चों में इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक क्या होगा, एक दूसरे से वो जुड़ ही नहीं पाएगा, है ना। इमोशनल अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के देश में यूनिटी बनी रहेगी। राष्ट्रीय एकता की भावना का उत्पन्न करना, तो राष्ट्रीय एकता क्या इंपॉर्टेंस बताना, उसके बारे में जब बताना कि भाई राष्ट्रीय एकता किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर राष्ट्रीय एकता नहीं रहेगी तो क्या होगा, हम लोग अपना देश ही नहीं बचा पाएंगे क्या। अगर मान लीजिए दुश्मन देश कोई हमारे देश में हमला कर देती है, अगर हम में यूनिटी नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम रोक पाएंगे उसको, नहीं रोक पाएंगे, क्या होगा, फिर देश बढ़ जाएगा, बटेगा कि नहीं बटेगा। ऐसा पहले भी हो चुका है ना। उसके बाद है थर्ड नंबर, अंतरराष्ट्रीय भाईचारे की भावना का विकास करना। अब देखिए देश के साथ साथ क्या करना है आपको, इंटरनेशनल रिलेशन भी बनाना है ना। आप मान लीजिए ऊंचे पोस्ट पर चले गए, ऊंचे ओहदा पर चले गए, तो क्या ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ अपना देखिएगा, आप दूसरे देश के साथ आप कैसा रिलेशन बनाते हैं वो भी तो देखना पड़ेगा ना। उसके बाद है गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना। अब अब क्या है कि देश में तो बहुत सारे की बेरोजगार हैं कि नहीं है, लाखों लोग ग्रेजुएट होना है हर साल, क्या सबको रोजगार मिल रहा है, तो नहीं। तो आपको कोशिश करना है कि बेरोजगारी दूर किया जाए। तो कैसे कर सकते हैं, तो मान लीजिए आप शिक्षक हैं तो आप रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनिए, है ना। आपकी स्टार्टअप होगा, स्टार्टअप के अंदर 50 100 200 1000 2000 लोग काम करेंगे, तो क्या होगा, उनको भी रोजगार मिलेगा। या आपको लोगों को जागरूक करना है किस तरफ रोजगार है, किस तरफ रोजगार कैसी शिक्षा आप प्राप्त करें कि आपको रोजगार मिलने में इजी होगा। जैसे कि आजकल वोकेशनल कोर्सेज भी आ गए हैं बहुत सारे, आप बीबीए एमबीए बीसीए एमसीए करके आप टेक्निकल जॉब ले सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं सिर्फ ट्रेडिशनल कोर्स में ही जॉब मिलेगा। उसके बाद राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति करना, तो जो देश की आवश्यकताएं हैं उसको क्या करना है, फुलफिल करना। उसके बाद है उत्पादन उत्पादन शक्ति व आर्थिक कुशलता में वृद्धि। अब देखिए, अब देश में पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है तो आवश्यकताएं भी बढ़ रही है ना, लेकिन प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन धीमा है, तो क्या होगा, परेशानी होगी कि नहीं होगी। तो क्या करना है आपको, प्रोडक्शन में बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, तो उससे क्या होगा, इंडस्ट्री लगेंगे, फैक्ट्रीज लगेंगे, है ना। उसमें फिर उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, है ना। उसके बाद आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाना। अब देखिए देश बदल रहा है, आजकल तो साइंस का युग है ना। साइंस का युग है तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ेगा। आप जब तक टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे तब तक विकास कैसे होगा, पहले वाली बात तो रही ही नहीं। आजकल तो आवश्यकताएं ही बदलती है ना। तो कहाँ से आएगा, आजकल हम लोग टीवी फ्रिज या यूज कर रहे हैं, तो कहाँ से कैसे यूज कर रहे हैं, ये साइंस का ही देन है ना। गाड़ी अभी अभी आप यहाँ पे हैं, 2 घंटा में आप कहीं और रहेंगे, कहाँ से आ रहा है, सब आधुनिकीकरण का ही है ना। तो इसमें क्या है कि आपको तेजी लाना पड़ेगा और भी विकसित करना पड़ेगा, जो जरूरत है उसको काम करना पड़ेगा। अभी भी क्या है, भारत विकसित देशों से काफी पीछे है सबके मामले में। अब देखिए ये तो हो गया उद्देश्य नॉर्मल, है ना। लेकिन अगर पूछ देता है कि भारत की वर्तमान परिस्थिति में शिक्षा के उद्देश्य क्या है ना, आधुनिक भारत में शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो वहां पे आप
ये पॉइंट लिखिएगा, इसका डिटेल्स वीडियो है, आप देखिएगा। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि जो भी बच्चे हैं उसका सर्वांगीण विकास करना, ओवरऑल डेवलप करना है ना, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो भी है ना। उसके बाद है नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, बच्चे को अच्छा चरित्र का निर्माण करना बच्चे में। समाजवादी समाज की स्थापना करना, भावात्मकता का विकास करना, सांस्कृतिक सद्भावना का विकास करना। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सद्भावना, सद्भावना का विकास करना, व्यावसायिक कुशलता की उन्नति, है ना, व्यवहारिक शिक्षा, उन्हें प्रैक्टिकल एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ना, थ्योरी पर कम। क्योंकि देखिए थ्योरी तो थ्योरी तक ही रहेगा, लेकिन उस काम को करेंगे कैसे, सही होगा कि नहीं होगा, कब, जब उसका प्रैक्टिकल यूज होगा तब, है ना। लोकतंत्र, लोकतंत्रीय नागरिकता की शिक्षा, लोकतंत्र के बारे में बताना, अच्छे नागरिक की शिक्षा देना, उसके कर्तव्य क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसे बताना। अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास, है ना, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जनसंख्या तथा पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या के बारे में और एनवायरमेंट के बारे में शिक्षा होना चाहिए। उसके बाद है आत्मानुभूति का उद्देश्य, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। अवकाश के उपयोग का उद्देश्य, है ना, मान लीजिए आपके पास छुट्टी है तो आपको अच्छा टाइम मिल जाता है, तो वहां पे क्या कीजिएगा, जो आप में कमी है उसको दूर करने के लिए कुछ सीख सकते हैं, है ना। स्किल, कोई भी स्किल की कमी है तो आप सीख सकते हैं, है ना। अब इसमें क्या है कि शिक्षा का उद्देश्य, लेकिन इसको प्रभावित करने वाले भी बहुत सारे कारण हैं, है ना, जिसके कारण ये इसका उद्देश्य प्रभावित होता है। शिक्षा के उद्देश्य को संबंध समाज के वास्तविक जीवन से होता है ना, जो भी समाज का जीवन है, वास्तविक जीवन, वही शिक्षा का उद्देश्य है। यही कारण है कि समय समय पर इसके अर्थ, उद्देश्य, स्थान, महत्व इत्यादि आवश्यकता अनुसार बदलते रहते हैं। शिक्षा का उद्देश्य व्यापक होता है, छोटा नहीं है ना, व्यापक होता है, इसलिए इनके उद्देश्य विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जो इस प्रकार है ना। क्या क्या कारण हो सकता है, तो व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है। शिक्षा ग्रहण कर, मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, तो भाई आपको डॉक्टर बनने का मन है, इसलिए डॉक्टर बनना है, मेरे कहने से तो आप नहीं बनेंगे ना, तो व्यक्तिगत कारण हो गया, वो क्या हो गया, वो व्यक्तिगत कारण हो गया। उसके बाद है सामाजिक कारक, समाज के लिए भी कुछ होता है, किसी किसी का भाई समाज के लिए हमको कुछ करना है तो उस तरह से एजुकेशन लेना है। दार्शनिक कारक, फिलोसॉफिकल फैक्टर्स होता है, बाहर से जो चला रहा है हम भी यही करेंगे। सांस्कृतिक कारक, कल्चर से रिलेटेड होता है कि नहीं होता है। धार्मिक कारक, धर्म से भी होता है, इन्हें से कोई कोई संत बन जाते हैं, तो सब चीज कहाँ से आता है। आर्थिक कारक, आप चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट बने, आर्थिक रूप से सक्षम बने, तो क्या कौन सा कोर्स करें, कैसे शिक्षा हम ग्रहण करें जिससे हम और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल फैक्टर भी होता है। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी भी होता है। पर्यावरणीय कारण, पर्यावरण से भी इफेक्टेड होता है। भौगोलिक कारक, ज्योग्राफिकल एरिया से भी फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए आप पहाड़ी एरिया, तो क्या होता है, आने जाने में समस्याएं होती है, तो आने जाने के कारण क्या होता है, बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कारक होता है, यानी कि इंटरनेशनल फैक्टर्स भी होता है कि अरे वो जापान तो बहुत विकसित हो गया, हमको भी वैसे बनना है, जापान, यूएस तो बहुत विकसित हो गया है ना। तो ये कहाँ से ये सब भी होता है ना, इसी कारण भी हम लोग शिक्षा का तरीका बदलते हैं। फ्यूचर डिमांड, यानी भविष्य की भी मांग है, भाई आज हम मेहनत करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन उस पर काम करेगा, करेगा नहीं करेगा, कोई एक दिन में तो कोई भी चीज का इन्वेंशन होता नहीं है। उसके बाद है शिक्षा की प्रकृति। ये सब का वीडियो देखिए डिटेल्स बनाया हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट बस हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप लोग एक ही वीडियो में आप रिमाइंड कर सकें क्या क्या पढ़े हैं, है ना। तो शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा वह प्रकृति है जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को विकसित करने के साथ साथ उसके सामाजिक स्वरूप प्रदान करती है, तथा मनुष्य की योग्यता व व्यवहार को विकसित करती है ना, उसके जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। तो ये शिक्षा का क्या है, नेचर है ऐसा, है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, चार तरह से समझेंगे, शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में, शिक्षा एक विज्ञान के रूप में, शिक्षा एक कला के रूप में, और शिक्षा कला तथा विज्ञान के रूप में, है ना। शिक्षा एक प्रक्रिया के, एजुकेशन एज ए प्रोसेस, एजुकेशन एज ए साइंस, एजुकेशन एज एन आर्ट, एजुकेशन एज ए बोथ आर्ट एंड साइंस, है ना। इसका नेचर है, इसका नेचर क्या है, मनुष्य को विकसित करना।
शिक्षा शास्त्रों दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है ना, इसलिए शिक्षा की प्रकृति को प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं, जो इस प्रकार है। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण और सचेतन प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण और सचेतन प्रक्रिया है, यानी कि एक उद्देश्य है ना, उद्देश्य के अकॉर्डिंग ये काम करता है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली पर, एक क्या है, हमेशा चलती है, जन्म से लेकर के मरने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये चलती रहती है, एक प्रोसेस होता है ना। गतिशील प्रक्रिया, मतलब कि ये स्थिर नहीं होती है ना, कभी भी रुकेगी नहीं, ये हमेशा चलते रहती है। शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है ना, साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी होता है, क्योंकि साइकोलॉजी के बिना तो बच्चे को समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज के लिए भी काम करता है। शिक्षा जन्मजात शक्तियों को विकसित करने की प्रक्रिया है, यानी बच्चों के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां होती हैं उसको विकसित करने का काम शिक्षा करती है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन करती है, दोनों मतलब टीचर क्या करता है, अपना पर्सनैलिटी और अपना ज्ञान स्टूडेंट को ट्रांसफर करता है, और स्टूडेंट क्या करता है, शिक्षक का ज्ञान और शिक्षक का पर्सनालिटी को ग्रहण करता है। और शिक्षा एक मुख्य प्रक्रिया के रूप में, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शिक्षक, छात्र और सोसाइटी तीनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। जिसमें शिक्षक और छात्र अंतर क्रिया करते हैं, और करिकुलम क्या कर उन्हें बताता है कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितने दिनों में पढ़ाना है ना। ये सब करिकुलम करता है, समाज यानी कि सोसाइटी करता है। शिक्षा एक विज्ञान के रूप में, विज्ञान से तात्पर्य व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान का वह समूह जो सार्वभौमिक सिद्धांतों, तथ्यों पर आधारित होता है। विज्ञान का मतलब है कि जिसके पास सिद्धांत होगा, अपना थ्योरी होगा, अपना फैक्ट होगा, है ना, जिसके द्वारा कारण तथा परिणामों के बीच में संबंध की स्थापना की जा सकती है ना। जैसे पृथ्वी घूमती है, लेकिन इसको प्रूफ कौन करता है, विज्ञान करता है ना। विज्ञान केवल तथ्यों को संग्रह करना ही नहीं, क्योंकि सिर्फ तथ्यों के संग्रह से विज्ञान का निर्माण नहीं हो सकता, सिर्फ फैक्ट जमा करने से विज्ञान नहीं हो जाएगा ना। जैसे एक मकान पत्थरों से बनता है, उसी प्रकार विज्ञान तथ्यों का निर्माण है, परंतु जैसे पत्थरों को जोड़कर घर बनता है, वैसे तथ्यों का संग्रह विज्ञान नहीं है। मतलब पत्थर जोड़ करके आप घर बना सकते हैं, लेकिन तथ्य को जोड़ करके विज्ञान नहीं बना सकते हैं। उसके लिए आपको कारण और परिणाम दोनों के बीच संबंध स्थापना करना पड़ेगा ना। विज्ञान की विशेषताएं इस प्रकार है, जिससे हम समझ सकते हैं शिक्षा विज्ञान है या नहीं, है ना। विज्ञान की विशेषताएं क्या है, शिक्षा क्या है, एक व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। इसमें क्या है, पूरा ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, जो भी रिसर्च है सबको ऑर्गेनाइज किया गया है। क्रमबद्ध ज्ञान, सिक्वेंशियल नॉलेज, मतलब कि इसको क्रमबद्ध तरीके से सजाया गया है, रखा गया है क्रमबद्ध तरीके से, है ना, सीरियल वाइज। निरीक्षण तथा परीक्षण पर आधारित, इसमें इंस्पेक्शन और टेस्टिंग होता है ना। उसके बाद सार्वभौमिक सिद्धांत, इसमें भी थ्योरीज है। कारण तथा परिणाम के बीच संबंध, इसमें भी कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। परिणामों के पूर्वानुमानों की संभावना, परिणाम पूर्व हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए विज्ञान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा ज्ञान का वह शाखा है जहां विभिन्न तथ्यों का क्रमबद्ध रूप से संगठन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया गया है, जिस कारण शिक्षा पूर्ण रूप से विज्ञान है। अब विज्ञान किस तरह का विज्ञान है उसे हम लोग निम्न बिंदु से समझ सकते हैं। शिक्षा एक वास्तविक तथा आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में, है ना। शिक्षा एक वास्तविक तथा आदर्शात्मक विज्ञान है, मतलब कि यह क्या है, क्या था और क्या होगा की व्याख्या करती है ना। और आदर्शात्मक विज्ञान क्या करता है, क्या होना चाहिए पर आधारित है ना। वास्तविक में क्या है, क्या था और क्या होगा, और आदर्शात्मक विज्ञान में क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, है ना, बाल केंद्रित होना चाहिए इत्यादि, ये सब डिसाइड कौन करता है, वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान। शिक्षा एक सैद्धांतिक विज्ञान के रूप में, शिक्षा एक सैद्धांतिक विज्ञान के रूप में, मतलब कि इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए यह एक सैद्धांतिक विज्ञान माना जाता है ना। शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में, यानी प्रैक्टिकल, जो आप पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल भी कराया जाता है ना।
जब शिक्षा के माध्यम से विभिन्न सिद्धांतों को व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रयोग में लाती है तो यह एक व्यवहारिक विज्ञान बन जाती है, क्योंकि शिक्षा जीवन की विभिन्न समस्याओं का हल ढूंढने में मनुष्य की सहायता करती है ना। शिक्षा एक सामाजिक विज्ञान के रूप में, इसके माध्यम से हम बच्चे क्या मतलब सामाजिक जीवन के लिए तैयार किया जाता है। बच्चों को क्या किया जाता है, सामाजिक जीवन के लिए तैयार किया जाता है। सामाजिक संस्थाएं कौन कौन से हैं, घर, समाज, राज्य इत्यादि बच्चों के शरीर, मन और आत्मा को प्रभावित करते हैं। घर से भी हम लोग प्रभावित होते हैं कि नहीं होते हैं। उसके बाद शिक्षा एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में, ये विशिष्ट सिद्धांतों, तकनीकों, व्यूह रचनाओं, विधियों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इसमें विशिष्ट सिद्धांतों, तकनीकों, व्यूह रचनाओं, विधियों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, जो व्यक्तित्व के विकास को प्रोत्साहित करते हैं, है ना। इसलिए इसे विशिष्ट विज्ञान भी कहा जाता है। शिक्षा एक विकासशील विज्ञान के रूप में, शिक्षा स्थिर नहीं बल्कि क्या है, गतिशील है। शिक्षा स्थिर नहीं बल्कि गतिशील है, कभी ये रुकती नहीं है, हमेशा चलते रहती है। शिक्षा के अंतर्गत निरंतर शोध होते रहते हैं तथा शिक्षा प्रक्रिया में परिवर्तन होता रहता है। शोध के परिणाम स्वरूप ही शिक्षा के प्रत्येक पहलू में निरंतर नवीन तथा तथ्य सामने आते रहते हैं, इसलिए इसे विकासशील विज्ञान भी कहा जाता है ना। हमेशा इस पर काम होते रहता है। शिक्षा एक कला के रूप में, देखिए शिक्षा क्या है, एक कला है ना। शिक्षा क्या है, एक कला है। कैसे से किसी को शिक्षित करना है, सब चीज का नियम बना हुआ है। तत्कला किसी कार्य को करने की एक विधि है। कला क्या है, किसी भी कार्य को करने की एक विधि है। कला के माध्यम से विज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित करना है। जैसे बल्ब का आविष्कार तो विज्ञान ने किया है, परंतु कला क्या हमें क्या सिखाती है, उसका प्रयोग कैसे करें, है ना। बल्ब को कैसे यूज करें, बल्ब का आविष्कार तो विज्ञान ने किया, लेकिन उसको यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, वो कौन सिखाता है, वो कला सिखाती है ना। अब कला की विशेषताओं के आधार पर हम जान सकते हैं कि शिक्षा में कला के कौन कौन से तत्व शामिल हैं। तो यह क्या है, व्यवहारिक विज्ञान है। प्रैक्टिकल नॉलेज कौन देता है, कला देता है। व्यक्तिगत कौशल, व्यक्तिगत कुशलता, पर्सनल स्किल डेवलप करना क्या एक कला है। सार्थक परिणाम, मीनिंगफुल रिजल्ट्स देना। सृजनात्मक ज्ञान, क्रिएटिव नॉलेज कहाँ से आता है भाई, कला के माध्यम से आता है। थ्योरी रटवाने से थोड़ी ना क्रिएटिव हो जाएगा बच्चा, होगा क्या, नहीं होगा। निरंतर अभ्यास तथा सुधार, रेगुलर प्रैक्टिस करना। रेगुलर प्रैक्टिस करता है ना, कोई भी चीज समझने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करता है, ताकि हम लोग भविष्य में ना भूलें। तो ये कौन सिखाता है, कला क्या है, एक कला है। शिक्षा कला तथा विज्ञान दोनों के रूप में, शिक्षा कला और विज्ञान दोनों का मिश्रण है ना। प्रभावी शिक्षण में वैज्ञानिक वैज्ञानिक ज्ञान और कलात्मक तथा रचनात्मकता का संयोजन होता है। इसे निम्न निर्णयों के माध्यम से समझ सकते हैं, है ना। कला और विज्ञान अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, है ना। मान लीजिए अगर विज्ञान थ्योरी दे रहे हैं तो कला क्या कर रहा है, उसे प्रैक्टिकल करा रहा है। विज्ञान कलात्मक नवाचार को प्रेरित करता है, जबकि कला वैज्ञानिक अवधारणाओं को जनता से जोड़ती है ना। विज्ञान में व्यवस्थित ज्ञान होता है, जबकि कला के द्वारा व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। विज्ञान निरीक्षण तथा परीक्षण पर आधारित होता है, जबकि कला व्यक्तिगत कुशलता को बढ़ाती है ना। विज्ञान में कारण तथा परिणाम के बीच संबंध व्याप्त है, जबकि कला में वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से हम लोग परिणाम रिजल्ट दे सकते हैं। विज्ञान परिणामों के पूर्वानुमान की संभावना पर बल देता है, जबकि कला में सृजनात्मकता का विकास किया जाता है। विज्ञान सार्वभौमिक सिद्धांतों पर बल देता है, जबकि कला निरंतर अभ्यास द्वारा सुधार होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा में कला और विज्ञान दोनों के तत्व विद्यमान है। हाँ। अब शिक्षा का क्षेत्र क्या है, शिक्षा का दायरा क्या है ना। शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति क्या क्या सीखता है ना? शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति को उसके पूर्वजों द्वारा संग्रहित धरोहर, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत एवं उनके द्वारा संचित अनुभवों का ऐसा ज्ञान दिया जाता है जिससे उसको उसके जीवन में होने वाली समस्याओं के समाधान करने में सहायता मिलती है। लेकिन यह अनुभव, विरासत, धरोहर इतनी व्यापक है कि व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में भी उनको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता है ना। इतनी बड़ी है कि आप पूरी जिंदगी बीत जाएगी, आप उस धरोहर को नहीं सीख पाएंगे, है ना। आज शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप, उसके विभिन्न अंगों तथा समस्याओं का दार्शनिक, समाजशास्त्री, राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है ना। अब शिक्षा के क्षेत्र को कैसे हम लोग समझ सकते हैं,
इसका क्या है, शैक्षिक दर्शन यानी थिंकर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फिलोसोफर के बारे में फिलोसॉफी पढ़ते हैं ना। शैक्षिक समाजशास्त्र तो समाजशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, शिक्षा देना, इतिहास की शिक्षा देना, शैक्षिक समस्याएं क्या क्या है उसके बारे में बताना, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। शिक्षण कला एवं तकनीकी, कला के बारे में बताना, तुलनात्मक शिक्षा कंपेरेटिव एजुकेशन प्रदान करना, अध्यापक शिक्षा टीचर को ट्रेन करना, है ना। स्त्री शिक्षा विमेन एजुकेशन पर काम करना, शिक्षा में मापन तथा मूल्यांकन मेजरमेंट करना कि कौन बच्चा कितना सीखा है, कितना सीखा, कैसे सीखा, क्वालिटी क्या है। शिक्षा में सांख्यिकी, ये क्या कहते हैं, मेजरमेंट करने में हेल्प करता है। शिक्षा तथा नवाचार, जो इनोवेशन है ना, उसके बारे में। क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च, तुरंत मान लीजिए आपके सामने समस्याएं हैं उसको तुरंत कैसे निदान करना है। शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन, है ना, मतलब कि वोकेशनल बिजनेस के बारे में, व्यवसाय के बारे में, वोकेशनल शिक्षा देना ताकि आपको रोजगार मिल सके। लाइब्रेरी शिक्षा को बढ़ावा देती है ताकि आप शोध को बढ़ावा दे सकें, है ना। ये क्या है, शिक्षा का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में ये काम करती है, इस तरह इतने क्षेत्रों में। अब शिक्षा के कार्य, शिक्षा के बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन हम लोग 3 तरह से इसको पढ़ेंगे। इसमें विचारकों में बहुत सारे मतभेद मिलेंगे, है ना। अब डेनियल वेबस्टर क्या करते हैं, शिक्षा का कार्य भावनाओं को अनुशासित, संवेगों को नियंत्रित, प्रेरणाओं को उत्तेजित, धार्मिक भावना और नैतिकता को विकसित करना है। यानी उनके अनुसार भावनाओं को डिसिप्लिन में रखना है, संवेगों को नियंत्रित कंट्रोल में रखना है, मोटिवेशन को बढ़ाना है, और जो धार्मिक भावना है और नैतिकता है उसको विकसित करना है। जॉन डेवी कहते हैं शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता करना है, जो असहाय है उसके विकास में सहायता प्रदान करना, ताकि वह सुखी, नैतिक और कुशल नागरिक बन सके, है ना। शिक्षा के कार्यों को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं हम लोग। व्यक्ति से संबंधित कार्य, फंक्शन टुवर्ड द इंडिविजुअल, समाज से संबंधित कार्य, फंक्शन टुवर्ड द सोसाइटी, और राष्ट्र से संबंधित कार्य, फंक्शन टुवर्ड द, सॉरी यहाँ पे करेक्शन नहीं किया मैंने, यहाँ पे टुवर्ड द नेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे टुवर्ड द नेशन, ये क्या होगा, इंडिविजुअल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेशन हो जाएगा, है ना। टुवर्ड द नेशन करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखते हैं व्यक्ति से संबंधित कार्य कौन कौन से। मनुष्य संसार के सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ना, क्योंकि मनुष्य अपनी विभिन्न क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों इत्यादि के कारण अन्य प्राणियों से अलग है ना। क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों के कारण अन्य प्राणियों से अलग होता है। इस दृष्टि से शिक्षा के व्यक्ति के प्रति निम्नलिखित कार्य हैं। अब क्या क्या कार्य है भाई, तो उसके यहाँ पे देखेंगे। आंतरिक शक्तियों का विकास करना शिक्षा का कार्य है, प्रदर्शन हो गया। व्यक्ति का संपूर्ण तथा उचित विकास करना, प्रॉपर डेवलपमेंट, है ना, करना। उसके बाद भावी जीवन के लिए तैयार करना, फ्यूचर के लिए तैयार करना, जॉब में मदद करना। नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, अच्छे चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का काम है। उत्तम नागरिकता का निर्माण, है ना। क्योंकि देखिए उत्तम नागरिकता इसलिए क्योंकि हर देश में अच्छे नागरिक होंगे तभी देश विकसित कर सकता है, ऐसे नहीं कर पाएगा। आवश्यकताओं की पूर्ति करना, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, मतलब जो भी आवश्यकता है आपकी उसको पूर्ति करना। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आपको जॉब के लिए प्रिपेयर करना। व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, आपको ऐसी शिक्षा देना है जिससे आपको जॉब मिलने में कोई परेशानी ना हो। उसके बाद है भौतिक सुख तथा संपन्नता की प्राप्ति। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी इंसान क्या होता है, भौतिक सुख समृद्धि चाहता है ही नहीं चाहता है। उसके बाद है अनुभवों का पुनर्गठन एवं पुनर्रचना, यानी कि जो भी एक्सपीरियंस है ना, उसको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है और उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है ताकि आने वाले जनरेशन के लिए वो फायदेमंद हो। वातावरण से अनुकूलन करना, मतलब कि हर एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करना, उसको अडॉप्ट करने में मदद करता है। वातावरण का रूप परिवर्तन करना, अगर जरूरत पड़े तो वातावरण को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मुक्ति दिलाने के कार्य, है ना, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग शिक्षा है।
मूल्यों का विकास करना या समावेश करना, है ना। उसके बाद समाज से संबंधित कार्य। समाज से संबंधित कार्य में क्या क्या है? समाज के प्रति भी कार्य है ना आपका, तो शिक्षा का भी कार्य क्या है? समाज के प्रति होगा। तो क्या करना है? समाज का जो कल्चर है उसको शिक्षा के माध्यम से बच्चों को बताना, सामाजिक संस्कृति का ज्ञान कराना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, समाज में जो भी बुराइयां फैली हुई हैं उसको क्या करना है? दूर करना। तो कौन कर सकता है? शिक्षा। सामाजिक भावना का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग्स, मतलब कोई भी इंसान है समाज के बारे में इमोशन कहाँ से आएगा? शिक्षा के माध्यम से आएगा। बालक का समाजीकरण, बालक को समाजीकरण करना, मतलब समाज के अकॉर्डिंग उसको बदलना। सभी धर्मों के प्रति उदारता की भावना विकसित करना। जितने भी धर्म, जैसे भारत क्या है? भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है ना। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो क्या होगा? तो दूसरे धर्म का जब तक हम लोग आदर नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अगर आदर करेंगे तब ही ना वो हमारा रिस्पेक्ट करेगा। और जब आदर करेंगे तो लड़ाई, धार्मिक भेदभाव नहीं होगा। धार्मिक भेदभाव नहीं होगा यानी धार्मिक लड़ाई नहीं होगी। धार्मिक लड़ाई नहीं होगी मतलब कि हमारे देश के लिए अच्छा है, देश विकसित कर सकता है। राष्ट्र से संबंधित भावात्मक एकता का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन। देखिए, इमोशन, जब तक इमोशन है तब तक की रिलेशन है। इमोशन खत्म, रिलेशन खत्म। तो जब तक आपको देश के प्रति इमोशन नहीं होगा तब तक आप देश के प्रति काम करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। देश के खिलाफ ही काम करेंगे। लोक कल्याण को भले रखना, पब्लिक वेलफेयर जो है उसको सबसे पहले रखना है, उसके बाद खुद को रखना है। नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों की भावना का समावेश करना। समाज के प्रति आपका क्या कर्तव्य है? नागरिक के प्रति आपका, कि नागरिक, एक अच्छे नागरिक का क्या कर्तव्य है उसके बारे में बताना। कौन बताता है? शिक्षा बताता है। राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना, या भावना होगा, है ना। राष्ट्रीय एकता की भावना, भावना का विकास करना, यहाँ पे भावना होगा, है ना। विकास करना नहीं, राष्ट्रीय एकता की भावना होना चाहिए, तभी हम दूसरे देश से मुकाबला कर सकते हैं, दुश्मन देश से मुकाबला कर सकते हैं, है ना। देश को एकत्रित रख सकते हैं। राष्ट्र का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ नेशन। सही सी बात है, अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तभी राष्ट्र को विकसित कर सकते हैं। राष्ट्रीय अनुशासन, डिसिप्लिन मेंटेन करना। शिक्षित रहेंगे तभी डिसिप्लिन मेंटेन होता है। कुशल कार्यकर्ताओं की पूर्ति करना। तो देखिए, स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता होती है, तो ये कौन पूर्ति करता है? शिक्षा। शिक्षा के प्रकार, तो शिक्षा के प्रकार बहुत विभिन्न माध्यम से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग 3 माध्यम से देखते हैं। एक औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन जिसको बोलते हैं, जो हमारा स्कूल कॉलेज में दी जाती है ना। स्कूल कॉलेज में शिक्षा दी जाती है, उसका एक करिकुलम होता है, एक ड्यूरेशन होता है, उसी ड्यूरेशन में शिक्षा दी जाती है और साथ में आपको डिग्री भी दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसकी कोई समय सीमा नहीं होती, कोई करिकुलम नहीं होता। ये हम लोग अपने फैमिली से सीख सकते हैं, है ना। फैमिली से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, है ना। सोसाइटी से सीखते हैं, न्यूज़पेपर से सीखते हैं, मतलब जो भी जिससे भी मिलते हैं, किसी से भी मिले, बात किए, उससे भी हम लोग कुछ सीख सकते हैं। ये अनौपचारिक शिक्षा होती है, इससे कोई डिग्री नहीं दी जाती है। अब थर्ड है अर्ध औपचारिक शिक्षा। इसको निरौपचारिक भी बोलते हैं या गैर औपचारिक भी बोलते हैं, है ना। गैर औपचारिक ये क्या है? ये भी इनफॉर्मल जैसा ही है। इसमें क्या होता है? कोई निश्चित करिकुलम नहीं होता है, या बिना इंटरेक्शन के सीखते हैं टीचर, है ना। इसमें कोई विशेष परीक्षाएं नहीं होती है ना। तो ताकि जैसे कि कंप्यूटर शिक्षा, कोई स्किल डेवलप करना है, कंप्यूटर शिक्षा ले लिए, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना है ना। तो उस तरह की शिक्षा, इसमें डिस्टेंस एजुकेशन को भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आप टीचर से इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होती है कि एग्जाम होता है, करिकुलम होता है उसका उसका उसको पहले उसका एग्जाम होता है, उसके बाद आप पास करते हैं तो आपको डिग्री दी जाती है। उसका शिक्षा का महत्व, तो शिक्षा का महत्व बहुत है ना। मानव जीवन में शिक्षा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह न केवल व्यक्ति के जीवन को बदलने में मदद करती है, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी अहम भूमिका निभाती है ना। शिक्षा में सोचने, समझने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता प्रदान करती है। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो शिक्षा को महत्व को दर्शाते हैं, है ना।
शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग सोचने समझने की शक्ति विकसित कर सकते हैं, जीवन को बेहतर बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत विकास, यानी कि आपका व्यक्तिगत डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट कौन करता है? शिक्षा। उसी से होता है ना, तो महत्व है ना। समाज में सुधार, सोसाइटी में चेंजेस कौन कर सकता है? शिक्षा। तो व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालता है। आर्थिक समृद्धि, हम रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से। समानता और न्याय, हम इक्वलिटी और जस्टिस कब लागू कर सकते हैं? जब हम शिक्षित होंगे। राष्ट्र की प्रगति कब होगी? जब हम शिक्षित होंगे। सोच और समाज में वृद्धि कब होगी? जब हम शिक्षित होंगे। बेहतर स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता, बेहतर स्वास्थ्य कब मेंटेन कर सकते हैं? जब हम उसके बारे में जानेंगे, शिक्षित होंगे। जीवन में क्वालिटी कब आएगी? जब हम जानेंगे, है ना। अब निष्कर्ष, शिक्षा एक गतिशील तथा व्यापक प्रक्रिया। शिक्षा क्या है? गतिशील तथा व्यापक प्रक्रिया है। वर्तमान में शिक्षा के जीवन की कल्पना भी वर्तमान में शिक्षा के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर आप शिक्षित नहीं है तो जिंदगी की कल्पना मत कीजिए। अर्थात शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की नींव है ना, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी दैनिक क्रियाओं से लेकर के अच्छा आचरण के साथ साथ व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करता है। शिक्षा का स्वरूप तथा उद्देश्य स्थान, परिस्थिति तथा आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, है ना। ये इसका उद्देश्य जगह जगह पर चेंजेस होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस होता है और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस हो जाता है। यह व्यक्ति को साथ साथ रहने की कला सिखाती है, यह व्यक्ति को साथ साथ रहने की कला सिखाती है, व्यावसायिक कुशलता संपन्न बनाती है, मतलब कि आप कोई स्किल, आपके अंदर स्किल डेवलप करती है ना, आपको बिजनेस करने के लिए भी प्रेरित करती है तथा मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है ना, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट आपको करेगी। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो मनुष्य को बेहतर इंसान और बेहतर समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही, ये एक ही वीडियो में आप पूरा यूनिट रिवीजन कर सकते हैं, कहीं भी कभी भी। आप 1 घंटा में आप पूरा यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलती रहे। और अगर आपको किसी टॉपिक पर डिस्कस करना है ये से रिलेटेड, आप बेशक कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पर बात करेंगे, उस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।